हम यहाँ पर वैज्ञानिक के रूप में चयनित हुए हैं। विज्ञान का कार्य जो हमारे जिम्मे दिया गया है वो सभी वैज्ञानिक कर रहे हैं, और हम एक एडिशनल ड्यूटी करते हैं, वो है शिक्षा के क्षेत्र की। हम बेसिकली टीचर्स अपॉइंट नहीं होते, ये काउंसिल ने भी कहा है कि हम टीचर्स नहीं हैं। तो हमारे वैज्ञानिकों ने कहा जब हम टीचर नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में हम ऐसा करें कि अपनी टीचिंग की गतिविधियों को छोड़ दें। बजटिंग तो रिसर्च के लिए फंडिंग बहुत कम हो गई है। देश का अभी बजट पारित हुआ है और इस बजट के साथ साथ ही जो है देश में कई तरह की चीज़, लेकिन तमाम ऐसे उथल पुथल के माहौल में एक बहुत बड़ी खबर हम लोगों के साथ में है, जिसकी जानकारी हमको मिली है वो कि जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है उसके जो संस्था है IVRI, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसके वैज्ञानिकों की इस्तीफे की ये खबर है कि वो इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं। तो ये क्या मामला है? क्योंकि ये आंदोलन के बारे में जो सूचनाएं हैं वो पिछले कई महीने से वैज्ञानिक आंदोलन कर रहे हैं, वो कारण क्या है ये भी बहुत सारे आम लोगों को अभी तक कुछ नहीं पता है। लेकिन वैज्ञानिक ही अगर देश की जो तरक्की है उसमें, जिसमें उनका सबसे बड़ा हाथ होता है, बल्कि देश क्या वो सरहदों के पार तक काम करते हैं। तो हम इस बारे में पूरे जानने के लिए यहाँ IVRI के इज्जत नगर डिवीज़न जो यूनिट है वहाँ पर आए हैं और हम इनसे जानेंगे कि ये पूरा मामला है क्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका थोड़ा परिचय। मैं डॉक्टर VK चतुर्वेदी, मैं अपनी ARSSF यूनिट का महासचिव हूँ, और जो हम इस समय अपनी गतिविधियाँ कर रहे हैं उसका मुख्य उद्देश्य है कि हमें NPA जो नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस भत्ता था, जो 4th, 5th और 6th पे कमीशन में मिलता रहा है, 7th पे कमीशन में अभी तक हमको नहीं मिला है। और ये हमारी एक ऐसी मांग है जो कि हमारे प्रोफेशन में दिए गए योगदानों को ध्यान में रखते हुए पिछले जितने भी पे कमीशन हैं उसमें दिया गया है। हालांकि भारत सरकार ने, जहाँ तक यदि पार्लियामेंट की बात करें, तो ये भत्ता देने की हमें दिया गया था, परंतु कुछ टेक्निकल इश्यूज़ जो हमारी काउंसिल लेवल पर कुछ हुए हैं उसके कारण हमें ये भत्ता प्राप्त नहीं हो रहा है। हमारे वैज्ञानिकों में गहन असंतोष है। हम काफ़ी सालों से इसका इंतज़ार करते रहे कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों हमें ये भत्ता मिलेगा, परंतु अभी तक हमें ये भत्ता प्राप्त नहीं है। तो इस कारण हमारे वैज्ञानिकों ने पिछले कुछ समय से जो आक्रोश था उसमें अपनी कुछ गतिविधियाँ, एक शांतिप्रिय गतिविधियाँ जितनी हो सकती हैं वो की। हमने केवल एक जो मार्ग अपनाया वो मार्ग था कि अपने जो हमारा समय होता है ड्यूटी के बाद या ड्यूटी के मध्य, तो उस समय हमने काला बिल्ला लगा करके अपना विरोध प्रदर्शन किया। परंतु उससे अभी तक हमने ये देखा कि संस्थान में या काउंसिल लेवल पर कोई ऐसा प्रक्रिया नहीं दिखाई देती है जो कि आने वाले भविष्य में हमें एक एहसास होगा हमें NPA मिलना वाला है। तो अब हमारे वैज्ञानिकों में जो असंतोष की पीड़ा है और जो पीड़ा जिससे जो गुजर रहे हैं वो बढ़ती जा रही है। तो हमें ये बाध्य होकर के कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ रहे हैं जो कि हमारे लिए भी पीड़ादायक हैं, क्योंकि हम अपने छात्रों के लिए काम करते हैं, विज्ञान के लिए काम करते हैं, देश के विकास के लिए काम करते हैं। परंतु यदि हमारी दुख और दर्द को यदि कोई समझता नहीं है तो हमें भी अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करने का अधिकार है, और मानवीय दृष्टिकोण भी यही कहता है। नई दिखाई दे रही हैं, लेकिन हम यहाँ पर वैज्ञानिक के रूप में चयनित हुए हैं। विज्ञान का कार्य जो हमारे जिम्मे दिया गया है वो सभी वैज्ञानिक कर रहे हैं, पर हम एक एडिशनल ड्यूटी करते हैं, वो है शिक्षा के क्षेत्र की। हम बेसिकली टीचर्स अपॉइंट नहीं होते, ये काउंसिल ने भी कहा है कि हम टीचर्स नहीं हैं। तो हमारे वैज्ञानिकों ने कहा जब हम टीचर नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में हम ऐसा करें कि अपनी टीचिंग की गतिविधियों को छोड़ देते हैं। यदि टीचिंग की गतिविधि छोड़ देते हैं तो स्वाभाविक है कि आने वाले समय में काउंसिल को ये सोचने के लिए बाध्य होगा कि इनकी जो मांगें हैं वो बहुत औचित्य वाली हैं। दूसरा, हमने कहा यदि हमें NPA दिया जाता है तो हम जो वेटरनरी सर्विसेज हैं उसके लिए दिया जाता है, तो हम अपनी वेटरनरी सर्विसेज को भी बंद करने वाले हैं। यदि हम वेटनरी सर्विसेज जो हमारी पॉलीक्लिनिक की सर्विस है, पोस्टमार्टम सर्विसेज और वेराइटी ऑफ सर्विसेज आर देयर, तो हम जब उनको बंद करेंगे तो स्वाभाविक है कि एक इम्पैक्ट पड़ेगा और ये पता चलेगा कि वेटनरी की सर्विसेज कितनी आवश्यक हैं और आने वाले समय में उसका प्रभाव दिखेगा
और जो हमारी एक वाजिब मांग है, जो पहले जितने भी पे कमीशन हैं उसमें हमारी चीज़ों को ध्यान में रखा गया, हमारे कंट्रीब्यूशंस को ध्यान में रखा गया, हमारे योगदानों को लोगों ने भूल प्रशंसा की, इसीलिए दिया गया था। और अपेक्षा करते हैं कि आने वाले समय में भारत सरकार और हमारी काउंसिल इस विषय में विचार कर शीघ्र हमको एनपीए प्रदान करेगी। अच्छा, ये भत्ता कितना, मतलब अमाउंट में कितना होता है या और कितने समय से नहीं मिला है? ये हमारा जो 6 पे कमीशन में था वो 25% ऑफ बेसिक था और वो हमारी सैलरी का पार्ट था। इस पर हमको डीए भी मिलता था। और अभी जो नया 7th पे कमीशन है वो 20% ऑफ बेसिक था। तो 20% ऑफ बेसिक का अभी हमारे उसमें जुड़ा नहीं है। और 6 पे कमीशन का कुछ वैज्ञानिकों को रिटायरमेंट के समय दे दिया 6 पे कमीशन, हमको अंडरटेकिंग पे 7th पे कमीशन का एनपीए दिया गया। परंतु जब लोग रिटायर होते हैं तो उनकी तनख्वाह से वो सारा एनपीए विड्रॉ कर लेते हैं। इसका मतलब है कि जो एनपीए हमने दिया वो वास्तव में दिया नहीं, हम उसे रिटायरमेंट के टाइम पे उसकी ग्रेच्युटी से वापस ले लेते हैं, जो कि बहुत बड़ी विसंगति है। और अभी हमारे कुछ वैज्ञानिकों का प्रमोशन हुआ है तो उनके प्रमोशन में से भी वो एनपीए विड्रॉ कर लिया, उनको एनपीए बिल्कुल ही देना बंद कर दिया। तो अंडरटेकिंग के आधार पे एनपीए देना और फिर उसे विड्रॉ करना, कुछ वैज्ञानिकों को न देना, और जो नए वैज्ञानिक हमारे चयनित होके जा रहे हैं उनको बिल्कुल भी एनपीए न देना, ये ऐसी विडम्बना जैसी स्थिति है जिसके कारण हमें ये काम करना पड़ा। कितने समय से ऐसा? ये 7th पे कमीशन जब से लागू हुआ है तब से ये एनपीए हमें 7th पे कमीशन का नहीं मिल रहा है, वो केवल अंडरटेकिंग के बेसिस पर मिल रहा है। ये हमारी आज की रियल वस्तु स्थिति है। अच्छा, ये आप लोग अगर मान लीजिए टीचिंग, जैसा कि वैसे तो ये सीधी सी बात है कि अगर टीचिंग का आप लोग वर्क आप छोड़ देते हैं तो जो नए लोग हैं जो ड्रीम यूनिवर्सिटी में जो पढ़ने आ रहे हैं उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी शोध की जो क्षमता है वो उसमें बाधित हो जाएगी। तो इसका क्या मतलब सरकार को इस बात के बारे में एहसास है नहीं, काउंसिल को है या नहीं है, ये आपको क्या लगता है? अभी तक कुछ बातचीत हुई होगी आप लोगों की? हमने समय समय पर काउंसिल को भी इस बारे में बताया है, उनके संज्ञान में लिया है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर को भी इस बारे में हमने, माननीय जो कृषि मंत्री हैं उनको भी हमने अपने पत्र प्रेषित की है। तो संस्थान लेवल पे और संस्थान से के बाहर डायरेक्टर महोदय हमारे इस संबंध में नियमित रूप से बात कर रहे हैं, परंतु अभी तक कोई भी चीज़ हमें दिखाई नहीं पड़ती। मतलब कोई किसी तरह का कोई ऐसा रेस्पॉन्स कोई रेस्पॉन्स अभी हमारे पास नहीं है, जिसमें कि यदि मान लो थोड़ी भी आशा हो तो आदमी उसी हिसाब से उस आशा और विश्वास को ध्यान में रखते हुए कुछ न कुछ ऐसे कदम उठाना शुरू कर देता है, जो कि हम नहीं चाहते हमारे छात्रों का किसी भी, मतलब यदि हमें सपने में भी यदि ये करना हो तो हम नहीं चाहेंगे, परंतु अब हमारी बाध्यता हो गई है। अच्छा, ऐसा होने का कारण क्या लग रहा है आपको कि क्यों किया गया है? ये कह पाना तो बड़ा मुश्किल है, परंतु विडम्बना देखिएगा कि यदि मान लीजिए कि एनपीए काउंसिल में नहीं देना होता तो एक ग्रुप को दे दिया जाता है जो कि टेक्नीशियन है, तकनीकी जो अधिकारी हैं या तकनीशियन हैं, उनको ये दिया जा रहा है, जबकि वहीं वैज्ञानिक को न देने का औचित्य हमें समझ में नहीं आता है कि यदि मान लो या तो काउंसिल किसी को एनपीए नहीं देती, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यदि मान लीजिए आप एक को दे रहे हैं, आपका यदि एक टेक्निकल ऑफिसर सेलेक्ट होता है और दूसरी तरफ S1 साइंटिस्ट सेलेक्ट होता है, तो S1 साइंटिस्ट हायर पोस्ट है, उसकी सैलरी अपने टेक्निकल ऑफिसर से कम होगी। ये इससे बड़ी विडम्बना क्या हो सकती है? मतलब उसका टेक्निकल ऑफिसर अपने वैज्ञानिक को निर्देशित करेगा कि ये काम करो। तो इतनी बड़ी विडम्बना रियली सोच के बाहर है। जी, हमारे साथ प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर BR सिंह भी हैं। हम आपसे एक चीज़ ये जानना चाहेंगे कि जो ये चीज़ चल रही है, जो जिसके बारे में अभी डॉक्टर साहब ने बताया, तो क्या पूरे साइंस रिसर्च को लेके और भी किन्हीं चीज़ों पे ऐसी कोई आपको लगता है कि जो कटौतियाँ या कहें उसमें कहीं कोई दिक्कतें ऐसी नहीं हैं? पिछले सालों में लगातार रिसर्च के लिए बजट कम हो रहा है। वो खाली ICAR का कम नहीं हो रहा है, वो ऑल ओवर इंडिया दूसरी संस्थाएं हैं उनमें भी कम हो रहा है। उसके कई वजह हो सकती हैं। बीच में कोविड आया, उसकी वजह से तो बहुत ही अचानक बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गया बजटिंग, तो रिसर्च के लिए फंडिंग बहुत कम हो गई है। इस इंस्टीट्यूट में जो अभी साइंटिस्ट हैं, जिन्हें लगभग जो
प्रिंसिपल साइंटिस्ट स्केल के हैं, उन्हें 3 लाख से ज़्यादा तनख्वाह मिलती है। पर जब बात आती है रिसर्च फंडिंग की तो वो 3,000 पर मंथ भी सबको नहीं मिलती। तो इतनी स्थिति है रिसर्च की। बाकी रिसर्च तो बहुत सारे लोग तब भी कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे एक्सटर्नली फंडेड प्रोजेक्ट लेके आए हैं और इस इंस्टीट्यूट में काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स रहा है। लगभग 90 के लगभग एक्सटर्नली फंडेड प्रोजेक्ट हैं, यानी जो हमें ICR नहीं देता पैसा, वो दूसरी संस्थाओं से पैसा लेके हम लोग काम कर रहे हैं। पर उसमें एक समस्या जो होती है, जो हमारी रिसर्च से फ़ायदा मिलना चाहिए ICR को, जो हमें नौकरी दे रहा है, उस रिसर्च का पूरा फ़ायदा ICR को नहीं मिलता फिर, क्योंकि जो हमें पैसा दे रहा है, जब पेटेंट आते हैं उस थीसिस से, उस वर्क से, उस रिसर्च से, तो उसमें हिस्सेदारी एक थर्ड पार्टी की हो जाती है। तो मतलब ये रिसर्च फिर किसी और के लिए कर रहे होते हैं? हाँ, हम जब किसी से प्रोजेक्ट लेके अगर हम काम कर रहे हैं तो उसकी हिस्सेदारी हमारे रिसर्च में होती है फिर। तो इस वजह से काउंसिल का बड़ा नुकसान हो जाता है। काउंसिल अगर सारा पैसा अपना लगा के रिसर्च कराए तो सारी जितने पेटेंट होंगे, जितने आउटकम होंगे, वो सारी प्रॉपर्टी काउंसिल की होगी। पर अभी हम शेयर कर देते हैं। ये ऐसा नहीं कि यहीं हो रहा है, ये पूरी दुनिया में होता है। फंडिंग करने वाली एजेंसियां फंड करती हैं, पर अभी जो है हमारे ICR सिस्टम में थोड़ा नया है, तो थोड़ा लोगों को अजीब लग रहा है और इसके लिए एडजस्टमेंट होने में टाइम भी लग रहा है। फिर दूसरी एक बड़ी समस्या ये है कि ICR में हम लोग जो रिवेन्यू अर्न करते हैं, हर संस्थान कुछ ना कुछ रिवेन्यू अर्न करता है। दूध भी बिकता है, घी भी बिकता है। यहाँ से पहले वैक्सीन भी बिकते थे करोड़ों रुपए के, डायग्नोस्टिक भी बिकते थे, तो बहुत सारा रिवेन्यू आता है। उस रिवेन्यू को भी खर्च करने का अधिकार संस्थान को नहीं होता। वो किसको है? वो सरकार को चला जाता है, और सरकार जब पैसा जो फंडिंग होती है उसमें से जो सरकार को फंड करना चाहिए उसमें से रिवेन्यू के इक्विवेलेंट काट के फंडिंग करती है। अच्छा, कि इतना आ गया है और इसमें से हमको इतना और बकाया देना है। हाँ हाँ, इस तरह से। हाँ, तो जो एक सरकार का ये भी चल रहा है कि 30% अर्निंग होनी चाहिए। पर अर्निंग तो तब आदमी को अर्निंग लगती है जब, अगर आप कोई नौकरी कर रहे हैं, आप कहते हैं मैं अर्न कर रहा हूँ, तो आपका स्टैंडर्ड बढ़ जाता है अचानक। जब आप नौकरी में आते हैं, कोई प्रोडक्टिव वर्क करने लगते हैं, तो आपका एक लिविंग स्टैंडर्ड या आपका रहने खाने का स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। पर जब हम यहाँ अर्न करते हैं, सपोज करो अभी इस साल हमने स्टूडेंट्स को एडमिशन देके 2 करोड़ रुपए की अर्निंग की। वो 2 करोड़ रुपए ना तो यहाँ के साइंटिस्ट यूज़ कर सकते हैं, ना यहाँ का VC यूज़ कर सकता, ना ये यूनिवर्सिटी यूज़ कर सकती। वो पैसा चला जाता सरकार को। यहाँ तक हालत है कि यहाँ करोड़ों रुपए स्टूडेंट वेलफेयर फंड में जमा है, जिसे हमारे VC या तथाकथित VC या कहो हमारे डायरेक्टर साहब चाहें यूज़ करना, तो वो नहीं कर सकते बगैर ऊपर से आदेश के। तो यहाँ की ये जो यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी, इसका स्टेटस बड़ा अजीब है। VC के पास वो पावर नहीं जो VC को होनी चाहिए। हाँ, VC होने के नाते उन्हें 12,500 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं, इसलिए वो VC के कर्तव्य निभाने में थोड़ा व्यस्त ज़्यादा रहते हैं, डायरेक्टर से भी ज़्यादा। फिर ऐसी कोई फैसिलिटी या ऐसा कोई, ये कहते हैं हम हमारे साइंटिस्ट प्रोफेसर हैं, पर वो कहाँ से प्रोफेसर हैं? उन्हें ऐसा तो कुछ मिलता नहीं कि भाई प्रोफेसर के लिए जो सीनियर प्रोफेसर बन जाता है, जिसे 10 साल हो गए प्रोफेसर बने, उसे सीनियर प्रोफेसर कहते हैं। यूनिवर्सिटियाँ उसे 10-12 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देना शुरू कर देती हैं। वो तो यहाँ मिलता नहीं किसी को भी। तो और ये ICR खुद भी कहता है कि हमने तो प्रोफेसर भर्ती नहीं किए, हमने तो साइंटिस्ट भर्ती किए हैं, और हम इनसे कहते भी नहीं कि पढ़ाओ, ये तो अपनी मर्ज़ी से पढ़ाते हैं, और जो ये अपनी मर्ज़ी का काम कर रहे हैं, तो उसके लिए हम इन्हें क्यों, जो बीच में कुछ मुकदमे चले, हाई कोर्ट तक पहुँचे कि भाई हमें भी
जो यूनिवर्सिटी में फैसिलिटीज़ मिल रही हैं सीनियर प्रोफेसर की, या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 65 साल हो गई रिटायरमेंट एज, वो 65 साल हमारी भी कर दी जाए। तो इन्होंने कहा कि भाई वो इन पे लागू नहीं होता, ये प्रोफेसर नहीं है। पर ICAR ने, काउंसिल ने यूनिवर्सिटियाँ खोल रखी हैं, 4 यूनिवर्सिटियाँ खोल रखी हैं, और कहते हैं हम यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ही नहीं है। जब इनके पास प्रोफेसर ही नहीं तो यूनिवर्सिटियाँ कैसे चलेंगी? तो ये जो मुद्दा है जो अभी NPA का चल रहा है, जो डॉक्टर चतुर्वेदी ने विस्तार से बताया आपको, उसमें एक मुद्दा इसलिए गंभीर हो गया क्योंकि टेक्नीशियन को दे दिया NPA और साइंटिस्टों को नहीं दिया। और 2019 तक NPA भी दिया, ग्रेचुइटी भी दी, पर उनकी पेंशन में NPA नहीं लगाया। 2019 के बाद लोगों की ग्रेचुइटी काट ली कि आपको इतना NPA मिला, इतनी ग्रेचुइटी नहीं मिलेगी। अब जो ये धीरे धीरे इस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं कि NPA बंद कर दिया जाए, और बंद हो रहा है क्योंकि जो हमें ग्रेचुइटी से कट जाना वो हमें नहीं मिल रहा है। फिर जो अभी जो नए साइंटिस्ट आए उन्हें किसी भी ढंग से देने से बंद कर दिया इन्हें, कोई भी ढंग नहीं। तो अब हमारे पास क्या रास्ता है? हम सत्याग्रह के, असहयोग आंदोलन के अलावा हम क्या कर सकते हैं? तो असहयोग आंदोलन के तौर पे हम आज रेजिग्नेशन दे रहे हैं क्योंकि इनके हिसाब से ये हमारी एक्टिविटी नहीं है। तो जो हम एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर रहे हैं वो हम इस देश को, इस संस्थान को सपोर्ट करने के लिए करते हैं। तो हम अपना जो सहयोग देते हैं हम उसे वापस ले रहे हैं आज, कि भाई आप जो है हमारा सहयोग नहीं कर रहे तो हम आपका सहयोग नहीं कर रहे, आप हमें जो हमें मिलना चाहिए वो नहीं दे रहे तो हम आपके साथ असहयोग करेंगे। तो ये है कुल मिला के हमारा मुद्दा। अच्छा, एक चीज़ जो मेरे लिए तो खैर कम से कम ये पहला ही तजुर्बा, ऐसा अनुभव है कि वैज्ञानिक आंदोलन कर रहे हों। इससे पहले मतलब मेरी जानकारी में नहीं रहा है, आप लोग शायद जानते होंगे इस बारे में। लेकिन क्योंकि वैज्ञानिक होने का जो मतलब जो प्रोफेशन है वो एक तरीके से इसे सीधे तौर पे जो आम लोग हैं उनका सीधे ऐसे जुड़े हुए तो नहीं होते हैं, लेकिन उनके किए हुए काम से पूरा समाज को फ़ायदा मिल रहा होता है किसी रूप में। तो अगर वैज्ञानिक इस काम को, इस चीज़ को करने के लिए, जैसे आपने बीच में कहा भी कि उसमें कोई आप यहाँ से कुछ ऐसी अर्निंग और इन तमाम चीज़ों का जो आपने हवाला दिया, तो मुझे लगता है जैसे मेरी अपनी व्यक्तिगत समझ ये है कि वैज्ञानिक का काम किसी अर्निंग के रूप में कोई फैक्ट्री नहीं है ये, बल्कि उनका काम है उन शोध को, समाज को आगे ले जाने की, तमाम चीज़ों को वो आगे बढ़ाएं और सोसाइटी में जो नया कुछ दे सकते हैं उस चीज़ को जो है प्रेजेंट करें। और इसके लिए वो ज़रूरी नहीं है कि वो 6 महीने या साल भर का काम हो, बहुत लंबा भी हो सकता है कोई ऐसा रिसर्च। तो ये अगर मान लीजिए बहुत सारे साइंटिस्ट, जो मेरे लिए जो मैं बता रहा हूँ कि ऐसा पहला अनुभव है, तो ऐसा अगर हो जाता है तो सीधे तौर पर प्रभावित होने वाले कौन लोग होंगे, मतलब जिनको आपकी बात को समझना चाहिए। असल में आप यहाँ यूनिवर्सिटी में जब कोई आंदोलन की किसी भी कुछ भी काम कर रहे हैं तो बाहर की दुनिया को उस कैंपस से कोई लेना देना होता नहीं, आमतौर पे भी नहीं होता, तो आपके आंदोलन से क्यों होगा कोई लेना देना? इस बारे में मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको कि हम जो भी काम करते हैं, जब से नौकरी शुरू करते हैं और जब तक ख़त्म करते हैं, सिर्फ इस देश के आम लोगों की सेवा के लिए करते हैं। और कैसे करते हैं हम आम लोगों की सेवा? हम जो रिसर्च करते हैं उसके जो प्रोडक्ट आते हैं, अभी आपने देखा लंपी स्किन की वैक्सीन आई, वो किससे आई? वैज्ञानिकों ने शोध किया। कोरोना की वैक्सीन बनी देश में और ICAR सिस्टम में बनी, वो वैज्ञानिकों ने शोध किया। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो इस संस्थान के वैज्ञानिकों की शोध की वजह से ख़त्म हो गई। और बहुत सारे प्रोडक्ट यहाँ ऐसे बने हैं, इवन आज की डेट में भी बहुत सारे आप देखते रहते हैं, आप लोग खबरें छापते रहते हैं, बल्कि ये हमारे वैज्ञानिक बताते हैं कि उसने ये किया। हर साल 6-7 वैक्सीन बनते हैं यहाँ से, हर साल 6-7 नई टेक्नोलॉजी इलाज में आती हैं। तो वो सब हम किसके लिए कर रहे हैं? समाज के लिए कर रहे हैं। तो अगर हमें समाज से, ऐसा नहीं कि समाज हमें कुछ नहीं दे रहा, समाज तो दे रहा है। सरकार ने तो कहा कि भी इन्हें NPA दो, पर किसी वजह से जिसे
कहना एग्जैक्टली कौन जिम्मेदार है ये कहना, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। ये इम्बैलेंस या और डिस्टरबेंस जो क्रिएट किया गया संस्थान में, ऐसा नहीं कि काउंसिल ने बंद कर दिया, इसी काउंसिल के कई संस्थानों में एनपीए मिल रहा है 7th पे के हिसाब से। किन संस्थानों में मिल रहा है? इसमें मिल रहा है, एनआरसी नीट में मिल रहा है, वो इसी उसका है। और भी हैं कोई संस्थान है ना, हाँ, CIRB है, बफेलो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इक्वाइन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इन संस्थानों में मिल रहा, वो भी इसी ICR के अंडर आते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ वहाँ हुई जिनकी पेंशन, जिनकी ग्रेचुइटी इस IVRI संस्थान से बनती है, क्योंकि यहाँ कुछ जो फाइनेंस ऑफिसर्स थे या कुछ कंट्रोलर थे, उन्होंने डायरेक्टर को इस ढंग से समझा दिया कि वो उनकी मर्जी के डिसीजन लेने के लिए मजबूर हो गया। मतलब ये पॉलिसी लेवल का मैटर नहीं है, ये पॉलिसी लेवल का मैटर नहीं है, ये संस्थान लेवल का मैटर है। पर अब ये जिस लेवल पे पहुंच गया है वो संस्थान लेवल का नहीं बचा है, क्योंकि इन्होंने जो सलाह मांगी तो अब अगले सलाह देने वाले के ऊपर है ना कि वो क्या सलाह देगा, उसे फॉलो करेंगे। अब सलाह इनकी मांगते मांगते इनकी सलाह आगे बढ़ते बढ़ते पहुंच गई है फाइनेंस मिनिस्ट्री, और फाइनेंस मिनिस्ट्री इनसे पूछती है कि आपने जब टेक्नीशियन को दिया तब तो हमसे सलाह नहीं मांगी, वैज्ञानिकों को जब देना है तब आप सलाह मांग रहे हैं, तो इस सलाह मांगने का एक कारण बताएं। नहीं तो वहाँ तक पहुँचने के लिए तो कृषि मंत्रालय पहुँचा हुआ ना। हाँ, पहले कृषि मंत्रालय गया। कृषि मंत्रालय को तो ये जानकारी में होगी कि ये बाकी किसी को मिल रहा है नहीं मिल रहा है, दूसरे इंस्टीट्यूट में मिल रहा है नहीं में जानकारी में होगा, वहाँ के उन संस्थानों के ऑडिट हो गए, कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, उन्होंने 7th पे कमीशन दे दिया, उन्होंने पेंशन दे दी। आपका जैसे ये जो कहना है कि इसमें ये एक कन्फ्यूजन की स्थिति है कि ये समझना बहुत मुश्किल है कि जिम्मेदार कौन है इसका, कि ऐसा करने का, तो इसमें तो स्पष्ट और सर्टेनली कुछ लोग इस संस्थान के, कुछ लोग काउंसिल लेवल पे, क्योंकि एक ये भी हो सकता है इन लोगों के दिमाग में कि सबसे ज़्यादा वेटनरी साइंटिस्ट काम करते हैं IVRI में, और इतने और कहीं काम नहीं करते पूरे ICR सिस्टम में, सबसे ज़्यादा यही करते हैं कि अगर हम यहाँ रोक दिए तो प्रोबेबली हम इस पॉलिसी को पूरे ICR में इम्प्लीमेंट कर देंगे। अच्छा, ये आपका हिसाब लिटमस टेस्ट टाइप का? हाँ, तो ये हमारा लिटमस टेस्ट कर दिया इन्होंने, या फिर एक्सपेरिमेंटल एनिमल के तौर पे हमें इन्होंने चूज़ कर लिया कि यहाँ एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, रोक के देखते हैं। अच्छा, जैसे पेट्रोल के दामों में पहले कुछ जॉब पर करके देख लिया जाए, फिर सभी जगह कर दिया, इस तरह की बात है। तो अभी आप फर्दर मतलब नया स्टेप, जैसे ये रेजिग्नेशन हो जाएगा जब सभी लोगों का, तब क्या कर रहे होंगे आप लोग? नहीं, हम रिसर्च कर रहे होंगे। अच्छा, केवल साइंटिस्ट के बतौर पर सिर्फ पढ़ाने से, एकेडमिक एक्टिविटी से रेजिग्नेशन कर रहे हैं, जो कि हमारी ICR कहता है कि ये एक्टिविटी है ही नहीं हमारी। इस कैंपस, जो ये कैंपस है, इसके अलावा भी कहीं के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने रिजाइन दिया? हाँ, एक्चुअल में हमारी जो IVRI में फैकल्टी हैं वो डिफरेंट इंस्टीट्यूट के लोग हैं। तो जैसे CIRG, हमारा बेंगलोर कैंपस, हमारा मुक्तेश्वर, तो ऐसे हमारे कैंपसेस हैं कि वहाँ से रिजिग्नेशन लोगों के आए हुए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इंडस न्यूज़ के साथ में ये बातचीत की और लोगों को ये स्पष्ट करने की, हम जो चाहते हैं कि हमारे लिए भी ये चीज़ें साफ़ हों कि हमारे देश के जो वैज्ञानिक हैं वो क्या करते हैं, उनके साथ में क्या हो रहा है, और बाकी लोगों को भी जानना चाहिए, क्योंकि ये मामला IVRI से जब जुड़ गया है, ICR से जुड़ गया है, तो ये केवल एक किसी कैंपस की बात नहीं है, बल्कि ये पूरे देश के लिए बहुत बड़ी बात है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये मामला एक बहुत लोगों के लिए ज़रूरी है जानना कि आखिर इस तरह की छोटी सी चीज़ों से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को बात। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो रिसर्च के लिए फंडिंग बहुत कम हो गई है। इस इंस्टीट्यूट में जो अभी साइंटिस्ट हैं, जिन्हें लगभग जो प्रिंसिपल साइंटिस्ट स्केल के हैं, उन्हें 3 लाख से ज़्यादा तनख्वाह मिलती है, पर जब बात आती है रिसर्च फंडिंग की तो वो 3,000 पर मंथ भी सबको नहीं मिलती। तो इतनी स्थिति है रिसर्च की। बाकी रिसर्च तो बहुत सारे लोग तब भी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे एक्सटर्नली फंडेड प्रोजेक्ट
लेके आए हैं और इस इंस्टीट्यूट में काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स रहा है। लगभग 90 के लगभग एक्सटर्नली फंडेड प्रोजेक्ट हैं, यानी जो हमें ICR नहीं देता पैसा, वो दूसरी संस्थाओं से पैसा लेके हम लोग काम कर रहे हैं। पर उसमें एक समस्या जो होती है, जो हमारी रिसर्च से फ़ायदा मिलना चाहिए ICR को, जो हमें नौकरी दे रहा है, उस रिसर्च का पूरा फ़ायदा ICR को नहीं मिलता फिर, क्योंकि जो हमें पैसा दे रहा है, जब पेटेंट आते हैं उस थीसिस से, उस वर्क से, उस रिसर्च से, तो उसमें हिस्सेदारी एक थर्ड पार्टी की हो जाती है। तो मतलब ये रिसर्च फिर किसी और के लिए कर रहे हैं? हाँ, हम जब किसी से प्रोजेक्ट लेके अगर हम काम कर रहे हैं तो उसकी हिस्सेदारी हमारे रिसर्च में होती है फिर। तो इस वजह से काउंसिल का बड़ा नुकसान हो जाता है। काउंसिल अगर सारा पैसा अपना लगा के रिसर्च कराए तो सारी जितने पेटेंट होंगे, जितने आउटकम होंगे, वो सारी प्रॉपर्टी काउंसिल की होगी। पर अभी हम शेयर कर देते हैं। ये ऐसा नहीं कि यहीं हो रहा है, ये पूरी दुनिया में होता है। फंडिंग करने वाली एजेंसियां फंड करती हैं, पर अभी जो है हमारे ICR सिस्टम में थोड़ा नया है, तो थोड़ा लोगों को अजीब लग रहा है और इसके लिए एडजस्टमेंट होने में टाइम भी लग रहा है। फिर दूसरी एक बड़ी समस्या ये है कि ICR में हम लोग जो रिवेन्यू अर्न करते हैं, हर संस्थान कुछ ना कुछ रिवेन्यू अर्न करता है। दूध भी बिकता है, घी भी बिकता है। यहाँ से पहले वैक्सीन भी बिकते थे करोड़ों रुपए के, डायग्नोस्टिक भी बिकते थे, तो बहुत सारा रिवेन्यू आता है। उस रिवेन्यू को भी खर्च करने का अधिकार संस्थान को नहीं होता। वो किसको है? वो सरकार को चला जाता है, और सरकार जब पैसा जो फंडिंग होती है, उसमें से जो सरकार को फंड करना चाहिए, उसमें से रिवेन्यू के इक्वलेंट काट के फंडिंग करती है। अच्छा, कि इतना आ गया है और इसमें से हमको इतना और बकाया देना है। हाँ, इस तरह से। हाँ, तो जो एक सरकार का ये भी चल रहा है कि 30% अर्निंग होनी चाहिए, पर अर्निंग तो तब आदमी को अर्निंग लगती है जब, अगर आप कोई नौकरी कर रहे हैं, आप कहते हैं मैं अर्न कर रहा हूँ, तो आपका स्टैंडर्ड बढ़ जाता है अचानक जब आप नौकरी में आते हैं, कोई प्रोडक्टिव वर्क करने लगते हैं, तो आपका एक लिविंग स्टैंडर्ड या आपका रहने खाने का स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। पर जब हम यहाँ अर्न करते हैं, सपोज करो अभी इस साल हमने स्टूडेंट्स को एडमिशन देके 2 करोड़ रुपए की अर्निंग की। वो 2 करोड़ रुपए ना तो यहाँ के साइंटिस्ट यूज़ कर सकते हैं, ना यहाँ का VC यूज़ कर सकता, ना ये यूनिवर्सिटी यूज़ कर सकती। वो पैसा चला जाता सरकार को। यहाँ तक हालत है कि यहाँ करोड़ों रुपए स्टूडेंट वेलफेयर फंड में जमा है, जिसे हमारे VC या तथाकथित VC या कहो हमारे डायरेक्टर साहब चाहें यूज़ करना, तो वो नहीं कर सकते बगैर ऊपर से आदेश के। तो यहाँ की ये जो यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी, इसका स्टेटस बड़ा अजीब है। VC के पास वो पावर नहीं जो VC को होनी चाहिए। हाँ, VC होने के नाते उन्हें 12,500 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं, इसलिए वो VC के कर्तव्य निभाने में थोड़ा व्यस्त ज़्यादा रहते हैं, डायरेक्टर से भी ज़्यादा। फिर ऐसी कोई फैसिलिटी या ऐसा कोई, ये कहते हैं हम हमारे साइंटिस्ट प्रोफेसर हैं, पर वो कहाँ से प्रोफेसर हैं? उन्हें ऐसा तो कुछ मिलता नहीं कि भाई प्रोफेसर के लिए जो सीनियर प्रोफेसर बन जाता है, जिसे 10 साल हो गए प्रोफेसर बने, उसे सीनियर प्रोफेसर कहते हैं। ये यूनिवर्सिटियाँ उसे 10-12 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देना शुरू कर देती हैं। वो तो यहाँ मिलता नहीं किसी को भी। तो और ये ICR खुद भी कहता है कि हमने तो प्रोफेसर भर्ती नहीं किए, हमने तो साइंटिस्ट भर्ती किए हैं, और हम इनसे कहते भी नहीं कि पढ़ाओ, ये तो अपनी मर्ज़ी से पढ़ाते हैं, और जो ये अपनी मर्ज़ी का काम कर रहे हैं, तो उसके लिए हम इन्हें क्यों। जो बीच में कुछ मुकदमे चले, हाई कोर्ट तक पहुँचे कि भाई हमें भी जो यूनिवर्सिटी में फैसिलिटीज़ मिल रही हैं सीनियर प्रोफेसर की, या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 65 साल हो गई रिटायरमेंट एज, वो 65 साल हमारी भी कर दी जाए। तो इन्होंने कहा कि भाई वो इन पे लागू नहीं होता, ये प्रोफेसर नहीं है। पर ICR ने, काउंसिल ने यूनिवर्सिटियाँ खोल रखी हैं, 4 यूनिवर्सिटियाँ खोल रखी हैं, और कहते हैं हमने
हम यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ही नहीं है। जब इनके पास प्रोफेसर ही नहीं तो यूनिवर्सिटियाँ कैसे चलेंगी? तो ये जो मुद्दा है जो अभी एनपीए का चल रहा है, जो डॉक्टर चतुर्वेदी ने विस्तार से बताया आपको, उसमें एक मुद्दा इसलिए गंभीर हो गया क्योंकि टेक्नीशियन को दे दिया एनपीए और साइंटिस्टों को नहीं दिया। और 2019 तक एनपीए भी दिया, ग्रेचुइटी भी दी, पर उनकी पेंशन में एनपीए नहीं लगाया। 2019 के बाद लोगों की ग्रेचुइटी काट ली कि आपको इतना एनपीए मिला, इतनी ग्रेचुइटी नहीं मिलेगी। अब जो ये धीरे धीरे इस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं कि एनपीए बंद कर दिया जाए, और बंद हो रहा है क्योंकि जो हमें ग्रेचुइटी से कट जाना वो हमें नहीं मिल रहा है। फिर जो अभी जो नए साइंटिस्ट आए उन्हें किसी भी ढंग से देने से बंद कर दिया, इन्हें कोई भी ढंग नहीं। तो अब हमारे पास क्या रास्ता है? हम सत्याग्रह के असहयोग आंदोलन के अलावा हम क्या कर सकते हैं? तो असहयोग आंदोलन के तौर पे हम आज रेजिग्नेशन दे रहे हैं क्योंकि इनके हिसाब से ये हमारी एक्टिविटी नहीं है। तो जो हम एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर रहे हैं वो हम इस देश को, इस संस्थान को सपोर्ट करने के लिए करते हैं। तो हम अपना जो सहयोग देते हैं हम उसे वापस ले रहे हैं आज, कि भाई आप जो है हमारा सहयोग नहीं कर रहे तो हम आपका सहयोग नहीं कर रहे, आप हमें जो हमें मिलना चाहिए वो नहीं दे रहे तो हम आपके साथ असहयोग करेंगे। तो ये है कुल मिला के हमारा मुद्दा। अच्छा, एक चीज़ जो मेरे लिए तो खैर कम से कम ये पहला ही तजुर्बा, ऐसा अनुभव है कि वैज्ञानिक आंदोलन कर रहे हों। इससे पहले मतलब मेरी जानकारी में नहीं रहा, आप लोग शायद जानते होंगे इस बारे में। लेकिन क्योंकि वैज्ञानिक होने का जो मतलब जो प्रोफेशन है वो एक तरीके से इसे सीधे तौर पे जो आम लोग हैं उनका सीधे ऐसे जुड़े हुए तो नहीं होते हैं, लेकिन उनके किए हुए काम से पूरा समाज को फ़ायदा मिल रहा होता है किसी रूप में। तो अगर वैज्ञानिक इस काम को, इस चीज़ को करने के लिए, जैसे आपने बीच में कहा भी कि उसमें कोई आप यहाँ से कुछ ऐसी अर्निंग और इन तमाम चीज़ों का जो आपने हवाला दिया, तो मुझे लगता है जैसे मेरी अपनी व्यक्तिगत समझ ये है कि वैज्ञानिक का काम किसी अर्निंग के रूप में कोई फैक्ट्री नहीं है ये, बल्कि उनका काम है उन शोध को, समाज को आगे ले जाने की, तमाम चीज़ों को वो आगे बढ़ाएं और सोसाइटी में जो नया कुछ दे सकते हैं उस चीज़ को जो है प्रेजेंट करें। और इसके लिए वो ज़रूरी नहीं है कि वो 6 महीने या साल भर का काम हो, बहुत लंबा भी हो सकता है कोई ऐसा रिसर्च। तो ये अगर मान लीजिए बहुत सारे साइंटिस्ट, जो मेरे लिए जो मैं बता रहा हूँ कि ऐसा पहला अनुभव है, तो ऐसा अगर हो जाता है तो सीधे तौर पर प्रभावित होने वाले कौन लोग होंगे? मतलब जिनको आपकी बात को समझना चाहिए। असल में आप यहाँ यूनिवर्सिटी में जब कोई आंदोलन की कुछ भी काम कर रहे हैं तो बाहर की दुनिया को इस कैंपस से कोई लेना देना होता नहीं, आमतौर पे भी नहीं होता, तो आपके आंदोलन से क्यों होगा कोई लेना देना? इस बारे में मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको कि हम जो भी काम करते हैं, जब से नौकरी शुरू करते हैं और जब तक ख़त्म करते हैं, सिर्फ इस देश के आम लोगों की सेवा के लिए करते हैं। और कैसे करते हैं हम आम लोगों की सेवा? हम जो रिसर्च करते हैं उसके जो प्रोडक्ट आते हैं, अभी आपने देखा लंपी स्किन की वैक्सीन आई, वो किससे आई? वैज्ञानिकों ने शोध किया। कोरोना की वैक्सीन बनी देश में और आईसीआर सिस्टम में बनी, वो वैज्ञानिकों ने शोध किया। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो इस संस्थान के वैज्ञानिकों की शोध की वजह से ख़त्म हो गई। और बहुत सारे प्रोडक्ट यहाँ ऐसे बने हैं, इवन आज की डेट में भी बहुत सारे आप देखते रहते हैं, आप लोग खबरें छापते रहते हैं, बल्कि ये हमारे वैज्ञानिक बताते हैं कि उसने ये किया। हर साल 6-7 वैक्सीन बनते हैं यहाँ से, हर साल 6-7 नई टेक्नोलॉजी इलाज में आती हैं। तो वो सब हम किसके लिए कर रहे हैं? समाज के लिए कर रहे हैं। तो अगर हमें समाज से, ऐसा नहीं कि समाज हमें कुछ नहीं दे रहा, समाज तो दे रहा है। सरकार ने तो कहा कि भी इन्हें एनपीए दो, पर किसी वजह से, जिसे कहना एग्जैक्टली कौन जिम्मेदार है ये कहना, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। ये इम्बैलेंस या और डिस्टर्बेंस जो क्रिएट किया गया संस्थान में, ऐसा नहीं कि काउंसिल ने बंद कर दिया, इसी काउंसिल के कई संस्थानों में एनपीए मिल रहा है 7th पे के हिसाब से। किन संस्थानों में? इसमें मिल रहा है
NRC मीट में मिल रहा है, वो इसी उसका है। और भी हैं कोई संस्थान है ना, हाँ, CIRB है, बफेलो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इक्वाइन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इन संस्थानों में मिल रहा, वो भी इसी ICR के अंडर आते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ वहाँ हुई जिनकी पेंशन, जिनकी ग्रेचुइटी इस IVRI संस्थान से बनती है, क्योंकि यहाँ कुछ जो फाइनेंस ऑफिसर्स थे या कुछ कंट्रोलर थे, उन्होंने डायरेक्टर को इस ढंग से समझा दिया कि वो उनकी मर्जी के डिसीजन लेने के लिए मजबूर हो गया। मतलब ये पॉलिसी लेवल का मैटर नहीं है, ये पॉलिसी लेवल का मैटर नहीं है, ये संस्थान लेवल का मैटर है। पर अब ये जिस लेवल पे पहुंच गया है वो संस्थान लेवल का नहीं बचा है, क्योंकि इन्होंने जो सलाह मांगी तो अब अगले सलाह देने वाले के ऊपर है ना कि वो क्या सलाह देगा, उसे फॉलो करेंगे। अब सलाह इनकी मांगते मांगते इनकी सलाह आगे बढ़ते बढ़ते पहुंच गई है फाइनेंस मिनिस्ट्री, और फाइनेंस मिनिस्ट्री इनसे पूछती है कि आपने जब टेक्नीशियन को दिया तब तो हमसे सलाह नहीं मांगी, वैज्ञानिकों को जब देना है तब आप सलाह मांग रहे हैं, तो इस सलाह मांगने का एक कारण बताएं। नहीं तो वहाँ तक पहुँचने के लिए तो कृषि मंत्रालय पहुँचा हुआ ना। हाँ, पहले कृषि मंत्रालय गया। कृषि मंत्रालय को तो ये जानकारी में होगी कि ये बाकी किसी को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, दूसरे इंस्टीट्यूट में मिल रहा है, नहीं में जानकारी में होगा। वहाँ के उन संस्थानों के ऑडिट हो गए, कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, उन्होंने 7th पे कमीशन दे दिया, उन्होंने पेंशन दे दी। आपका जैसे ये जो कहना है कि इसमें ये एक कन्फ्यूजन की स्थिति है कि ये समझना बहुत मुश्किल है कि जिम्मेदार कौन है इसका, कि ऐसा करने का। तो इसमें तो स्पष्ट और सर्टेनली कुछ लोग इस संस्थान के, कुछ लोग काउंसिल लेवल पे, क्योंकि एक ये भी हो सकता है इन लोगों के दिमाग में कि सबसे ज़्यादा वेटनरी साइंटिस्ट काम करते हैं IVRI में, और इतने और कहीं काम नहीं करते पूरे ICR सिस्टम में। सबसे ज़्यादा यही करते हैं कि अगर हम यहाँ रोक दिए तो प्रोबेबली हम इस पॉलिसी को पूरे ICR में इम्प्लीमेंट कर देंगे। अच्छा, ये आपका हिसाब लिटमस टेस्ट टाइप का? हाँ, तो ये हमारा लिटमस टेस्ट कर दिया इन्होंने, या फिर एक्सपेरिमेंटल एनिमल के तौर पे हमें इन्होंने चूज़ कर दिया कि यहाँ एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, रोक के देखते हैं। अच्छा, जैसे पेट्रोल के दामों में पहले कुछ जगह पर करके देख लिया जाए, फिर सभी जगह कर दिया, इस तरह की बात है। तो अभी आप फर्दर मतलब नया स्टेप, जैसे ये रिजिग्नेशन हो जाएगा जब सभी लोगों का, तब क्या कर रहे होंगे आप लोग? नहीं, हम रिसर्च कर रहे होंगे। अच्छा, केवल साइंटिस्ट के बतौर तो सिर्फ पढ़ाने से, एकेडमिक एक्टिविटी से रेजिग्नेशन कर रहे हैं, जो कि हमारी ICR कहता है कि ये एक्टिविटी है ही नहीं हमारी। इस कैंपस, जो ये कैंपस है, इसके अलावा भी कहीं के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने? हाँ, एक्चुअल में हमारी जो IVRI में फैकल्टी हैं वो डिफरेंट इंस्टीट्यूट के लोग हैं। तो जैसे CIRG, हमारा बेंगलोर कैंपस, हमारा मुक्तेश्वर, तो ऐसे हमारे कैंपसेस हैं कि वहाँ से रिजिग्नेशन लोगों के आए हुए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इंडस न्यूज़ के साथ में ये बातचीत की और लोगों को ये स्पष्ट करने की। हम जो चाहते हैं कि हमारे लिए भी ये चीज़ें साफ़ हों कि हमारे देश के जो वैज्ञानिक हैं वो क्या करते हैं, उनके साथ में क्या हो रहा है, और बाकी लोगों को भी जानना चाहिए, क्योंकि ये मामला IVRI से जब जुड़ गया है, ICR से जुड़ गया है, तो ये केवल एक किसी कैंपस की बात नहीं है, बल्कि ये पूरे देश के लिए बहुत बड़ी बात है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये मामला एक बहुत लोगों के लिए ज़रूरी है जानना कि आखिर इस तरह की छोटी सी चीज़ों से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का बात। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।